नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। आपको पता है मैंने आपके लिए बायोलॉजी क्लास स्टार्ट कर दी है और ये जो बायोलॉजी की क्लास है ये आपके लिए बहुत बेहतर है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 5 नंबर पार्ट के बारे में। इससे पहले मैं आपको 4 पार्ट करवा चुका हूं और हमारा पहला टॉपिक चल रहा है जिसको हम नाम दिए हैं कोशिका। कोशिका के कोशिकांग पढ़ रहे हैं। तो जो सभी एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से आपको याद करना है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में आता है। बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे पटवार के अंदर नहीं है। तो साथियों, जहाँ पर बात पोषण की आती है, जहाँ पर बात स्वास्थ्य की आती है, जहाँ पर बात अंग तंत्र की आती है, वहाँ पर आपको पता होना चाहिए साथियों, कोशिका का टॉपिक आता ही आता है। कोशिका अंग तंत्र में ही शामिल होती है, इसलिए कोशिका का क्वेश्चन आ जाता है ना। पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पटवार हो, चाहे वो वनपाल वन रक्षक हो, चाहे वो रीट हो, चाहे वो लैब असिस्टेंट हो। अगर बात रेलवे की करते हैं तो रेलवे में भी काम आता है, एसएससी में भी काम आता है और पुलिस एग्जाम में भी काम आता है। यानी कहने का मतलब इंडिया लेवल की हर प्रकार की जो एग्जाम है सभी में काम आता है। साथियों, बात अगर राजस्थान की करूँ तो अभी बहुत बड़ी भर्ती है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी एसीएफ की, यानी वनपाल वन रक्षक की। इसके अलावा लैब असिस्टेंट की वैकेंसी अभी आने वाली है। रीट आ चुकी है, इसके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। रेलवे का एग्जाम आपका चल रहा है एनटीपीसी का, लेकिन अभी आपका आने वाला है साथियों ग्रुप डी का। उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ। एसएससी जीडी की वैकेंसी 25 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। 25 मार्च से आपकी एसएससी जीडी स्टार्ट हो जाएगी। उसमें आपका साइंस पूछा जाता है ना। या फिर हरियाणा पुलिस की बात करते हैं, अभी हरियाणा पुलिस के एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं, तो उसके लिए भी आपके काम आएगी। तो बहुत अच्छे से मैं आपको करवाऊंगा, कंप्लीट मैं आपको साइंस करवाऊंगा, एक एक बात पढ़ाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, मैं आपसे गारंटी लेता हूँ। विश्वास करके देखो। लेकिन साथियों, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आप वीडियो को शेयर कर दिया करो, है ना। अपने जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, सभी के पास ये वीडियो पहुंचा दिया करो, है ना। रोजाना ये क्लास आपको मिलेगी, एक दिन भी मिस नहीं होगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और साथियों, ये जो ओम डिजिटल स्टडी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहती हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, मैंने आपको कल तक जो पढ़ाया था वो मैंने आपको पढ़ा दिया था। यानी सबसे पहले मैंने आपको अंतः पृथ्वी जालिका के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आपको 2 नंबर पढ़ाया था साथियों माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, अगर आपको याद है तो। 3 नंबर मैंने आपको पढ़ाया था लवक के बारे में, है ना। ये 3 पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं किसके अंदर, इस कोशिकांग के टॉपिक में। अब हम कोशिकांग के अगले पार्ट की बात करते हैं और 4 नंबर पार्ट जो आपका आता है वो आता है साथियों लाइसोसोम। क्या आता है? लाइसोसोम। तो आज हम लाइसोसोम के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिसने वीडियो शेयर नहीं किया है, एक बार फिर से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो शेयर कर दोगे आप, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं साथियों। हेडिंग आप लगा सकते हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लाइसोसोम हेडिंग आप लगा सकते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। पहले समझना है, उसके बाद मैं आपको इसका रिवीजन भी करवाऊंगा, नोट्स भी आपके दूंगा, सब कुछ दूंगा, टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा विश्वास करो। चलिए लाइसोसोम की बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो लाइसोसोम की जो खोज की गई थी वो डी डवे नाम के व्यक्ति के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? डी डवे नाम के व्यक्ति के द्वारा। और साथियों, डी डवे नाम के व्यक्ति ने लाइसोसोम को खोजा किसके अंदर था? तो ध्यान रखना, चूहा जो होता है, चूहा, चूहे की जो यकृत कोशिका है, चूहे की यकृत कोशिका में, चूहे की यकृत कोशिका में किसकी खोज की गई थी? इस लाइसोसोम की खोज की गई थी। यकृत का मतलब लीवर, यानी चूहे की लीवर से लाइसोसोम को खोजा गया था डी डवे नाम के व्यक्ति के द्वारा। समझ में आ गया होगा बात बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं साथियों, जो लाइसोसोम होता है ये इकहरी झिल्ली से निर्मित होता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, लाइसोसोम के ऊपर कितनी झिल्लियों का आवरण होता है? तो इसके ऊपर इकहरी झिल्ली होती है। इकहरी का मतलब सिर्फ एक झिल्ली होती है ना। जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर 2 झिल्ली होती हैं ये, लेकिन ये जो आपका लाइसोसोम होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक झिल्ली होती है, इकहरी झिल्ली से निर्मित होता है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा है यहाँ पर। दूसरी अगर हम बात करते हैं इससे आगे, तो साथियों जो आपका ये लाइसोसोम होता है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। जल अपघटनी एंजाइम, जिसको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक
एंजाइम। तो आपके जल अपघटनी एंजाइम या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसके अंदर पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम में पाए जाते हैं। जल अपघटनी का मतलब जल को तोड़ने वाले जो एंजाइम होते हैं वो आपके लाइसोसोम के अंदर होते हैं, और उनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आपको दे देगा कि निम्न में से जल अपघटनी एंजाइम या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, उसमें राइबोसोम दे दिया, लाइसोसोम दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया, तो आपको इसमें से चुनना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, जल अपघटनी एंजाइम या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम में होते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, जो ये लाइसोसोम जो होता है ना, ये एक तो आपकी आरबीसी होती है, आरबीसी और प्रोकैरियोटिक कोशिका, आरबीसी और प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये क्या है? अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अनुपस्थित। ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे साथियों, है ना। आरबीसी व प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित, अनुपस्थित यानी एक तो आरबीसी में नहीं पाया जाता और एक किसके अंदर नहीं पाया जाता? एक आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक का मतलब ऐसी कोशिका जिसके अंदर आपका क्या नहीं है साथियों? केंद्रक नहीं है। जिनके अंदर केंद्रक नहीं होगा उनके अंदर आपका लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में ये पाया जाता है, और आरबीसी के अंदर भी ये लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साथियों, तो आपका ये जो लाइसोसोम होता है, ये लाइसोसोम उन कोशिकाओं में ज्यादा पाया जाता है जिनके अंदर फेगोसाइटिस की क्रिया पाई जाती है। समझना मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। मैंने कहा कि यह उन कोशिकाओं में पाया जाता है, यह उन कोशिकाओं में पाया जाता है जिनमें फेगोसाइटिस की क्रिया अधिक होती है, जिनमें फेगोसाइटिस की क्रिया अधिक होती है, जिनमें फेगोसाइटिस की क्रिया अधिक होती है, उनके अंदर आपका क्या पाया जाता है? लाइसोसोम पाया जाता है। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछ लेगा कि लाइसोसोम किन के अंदर ज्यादा पाया जाता है? तो ध्यान रखना, फेगोसाइटिस की क्रिया जिन कोशिकाओं में ज्यादा होती है उन्हीं कोशिकाओं में आपका लाइसोसोम पाया जाता है। अच्छा, अब आपके दिमाग में आया होगा कि फेगोसाइटिस क्या है? तो फेगोसाइटिस का मतलब होता है साथियों भक्षण करना। क्या करना? भक्षण करना। अच्छा, भक्षण किसका करता है? कि मान लो ये कोई हमारा लाइसोसोम है, या फिर ये मान लो कोई कोशिका है, इस कोशिका में बाहर से क्या आ गया? कोई जीवाणु आ गया, या फिर कोई विषाणु आ गया, तो ये कोशिका क्या करती है? इसका भक्षण कर लेती है, इसको क्या कर देते हैं? खत्म करने का काम करती है ना। इसको क्या करने का काम करती है? खत्म करने का काम करती है। इसको बोलते हैं भक्षण करना, यानी उसको उनको क्या करना? खत्म करना। किसी भी बाहरी जीव या जीवाणु को कोशिका खत्म कर देती है, उनका भक्षण कर लेती है, उनको खा जाती है, उस घटना को हम क्या बोलते हैं? फेगोसाइटिस बोलते हैं। तो जिन कोशिकाओं के अंदर फेगोसाइटिस की क्रिया अधिक होती है उन्हीं के अंदर आपका लाइसोसोम क्या होता है? ज्यादा पाया जाता है। बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी, उम्मीद कर सकता हूं बात आपको समझ में भी आई होगी। अब एक कंडीशन बनती है साथियों अनशन की, टाइम की। अनशन आपने देखा होगा, केजरीवाल जी बहुत अनशन किया करते थे। तो अनशन की अगर हम बात करते हैं, अनशन के समय या फिर रोगग्रस्त की स्थिति में, कभी कभार व्यक्ति रोगी हो जाता है, रोग हो जाता है, तो रोगग्रस्त स्थिति के अंदर क्या होता है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी कभी व्यक्ति अनशन कर लेता है, तो वो व्यक्ति अनशन मतलब कर लेगा तो वो खाना तो खाएगा नहीं, तो फिर क्या होगा? जो लाइसोसोम होता है वो लाइसोसोम क्या कर लेता है? अपने अंदर कुछ स्वभक्षी रसधानियों का निर्माण कर लेता है। समझने की कोशिश करना कि कोई व्यक्ति अनशन कर लेता है या फिर रोगग्रस्त स्थिति के टाइम क्या होता है? लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम ये क्या कर लेता है? लाइसोसोम स्वभक्षी रसधानियों का निर्माण कर लेता है। स्वभक्षी रसधानियों का निर्माण क्या हो जाता है? लाइसोसोम में हो जाता है। स्वभक्षी रसधानियों का निर्माण कौन करता है साथियों? बात यहां पर किसकी हो रही है? लाइसोसोम की हो रही है, तो लाइसोसोम कर लेता है। अनशन के समय या फिर रोगग्रस्त स्थिति में जो लाइसोसोम होता है वो स्वभक्षी रसधानियों का निर्माण कर लेता है। रसधानियों का मतलब उनमें क्या पाया जाता है? रस पाया जाता है, लेकिन स्वभक्षी का मतलब जो खुद का ही भक्षण करती हैं, जो खुद को ही खत्म करती हैं, ऐसी रसधानियों का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम करता है। कैसी स्थिति में? अनशन की स्थिति में या फिर रोगग्रस्त स्थिति में। अब ये स्वभक्षी रसधानियां क्या हो जाती हैं? फट जाती हैं। ये क्या हो जाती हैं? फट जाती हैं। और जब ये फटता है, जब ये फटता है तो खुद तो क्या होता है? खुद तो मतलब खत्म होता ही होता है, लेकिन फटने के बाद अपने आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं, अपने आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं या फिर अपने आसपास के जो कोशिकांग होते हैं, अपने आसपास के जो कोशिकांग होते हैं ना, उनको भी क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। उनको भी क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इसलिए साथियों इस लाइसोसोम का एक उपनाम है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार पूछा जाता होगा। इसे हम क्या बोलते हैं?
आत्मघाती थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली या फिर आत्महत्या की थैली, एक ही बात है। आत्महत्या की थैली, है ना। या फिर कोशिका का एटम बम भी इसको कहा जाता है। कोशिका का एटम बम, कोशिका का एटम बम भी किसे कहा जाता है? इसी लाइसोसोम को कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये उपनाम बड़े इंपॉर्टेंट है। उपनाम क्यों पढ़ा है ये बात आपको पता होना चाहिए कि अनशन के समय या फिर रोगग्रस्त स्थिति में लाइसोसोम कुछ स्वभक्षी रसधानियों का निर्माण कर लेता है, और ये रसधानियां जब फटती हैं तो खुद तो खत्म होता ही होता है, लेकिन अपने आसपास के कोशिकाओं को भी क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इस घटना के कारण इसे आत्महत्या की थैली या फिर आत्मघाती थैली या फिर कोशिका का इसे एटम बम कहा जाता है। कोशिका का एटम बम कहा जाता है। तो ये तो आपने पढ़ा होगा आत्मघाती थैली, आत्महत्या की थैली, लेकिन आपने एटम बम वाला शायद नहीं पढ़ा है, तो आप याद रखना साथियों, इसको कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं रिपीट दोबारा करवा देता हूं। इसकी खोज डी डवे नाम के व्यक्ति ने चूहे की यकृत कोशिका में की थी। एक बार मेरे साथ बोल के देखो, आपको याद हो जाएगा। लाइसोसोम इकहरी झिल्ली से निर्मित होता है। इसमें जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, जिनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी बोलते हैं। आरबीसी और प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह अनुपस्थित होता है, यह नहीं पाया जाता है। यह उन कोशिकाओं में पाया जाता है जिनके अंदर फेगोसाइटिस की क्रिया होती है। फेगोसाइटिस का मतलब भक्षण करना। अनशन के समय या फिर रोगग्रस्त स्थिति में लाइसोसोम कुछ स्वभक्षी रसधानियों का निर्माण कर लेता है, और ये रसधानियां जब फटती हैं तो अपने आसपास के कोशिकांगों को भी नष्ट कर देती हैं। इसी घटना के कारण लाइसोसोम को आत्मघाती थैली, आत्महत्या की थैली या फिर कोशिका का एटम बम कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा यहां तक आपको? चलिए, अब देखिए, ये थ्योरी आपके सामने है कि डी डवे नाम के वैज्ञानिक ने खोज जो की थी वो चूहे की यकृत कोशिका में की थी। लाइसोसोम इकहरी झिल्ली से निर्मित होता है। इसमें जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, जिनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। आरबीसी तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। यह उन कोशिकाओं में पाया जाता है जिनमें फेगोसाइटिस की क्रिया अधिक होती है। अनशन के समय या फिर रोगग्रस्त स्थिति में लाइसोसोम में कुछ स्वभक्षी रसधानियों का निर्माण होने लगता है, जिसके कारण लाइसोसोम फट जाता है और कोशिका को नष्ट कर देता है, तथा अन्य कोशिकांग जैसे अंतःपृथ्वी जालिका हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इनका भी क्या कर लेता है? भक्षण कर लेता है, उनको भी क्या कर देता है? खत्म कर देता है। जिसके कारण इसे हम क्या क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली, आत्महत्या की थैली या फिर कोशिका का एटम बम कहते हैं। ये बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये मैंने आपको लाइसोसोम कंप्लीट करवा दिया। इसी प्रकार से पढ़ेंगे साथियों, पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आएगा। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं अपने माँ बाप के लिए, सच में अगर आपको जॉब चाहिए, तो आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। कोई चीज़ से कंप्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते और मैं भी नहीं कर सकता। मैं कोई बहाना नहीं देख सकता कि मैं आपको इस कारण से नहीं पढ़ाऊंगा, उस कारण से नहीं पढ़ाऊंगा। अगर एक बच्चा रहेगा तो भी पढ़ाऊंगा, अगर आप 1000 बच्चे रहोगे तो भी पढ़ाऊंगा। लेकिन एक दिल की भावनाएं होती हैं, दिल से दिल जुड़ा होता है। एक दोस्त का दोस्त से दोस्ती बोलूँगा आपको मैं, आपके जैसा ही मैं हूँ। तो बस आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भी अगर आपको सच में पसंद आ रहा है तो आप थोड़ा शेयर कर देंगे, तो मेरा भी थोड़ा सा ये हो जाए कि भी हाँ, बच्चे मेरा सहयोग कर रहे हैं, तो मैं इनके लिए और कुछ करूँ, और ज़्यादा करूँ। बस यही एक होता है, वरना शेयर करने से और करने से कोई वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एक मनोबल बढ़ता है काम करने में, है ना। और जब मनोबल व्यक्ति का ऊपर आसमान पर होता है तो वो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, बहुत अच्छा काम आपके लिए कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा? बिल्कुल क्लियर है मेरे साथ हो साथियों? मुझे पता है आप टैलेंटेड हो, आपको समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं इससे आगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राइबोसोम के बारे में। 5 नंबर हमारा जो कोशिकांग है उसका नाम है साथियों राइबोसोम। 5 नंबर हम बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या है, इसकी आप हेडिंग लगा सकते हैं, राइबोसोम क्या है। सबसे पहले तो वही बात, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो राइबोसोम की जो खोज की गई थी साथियों, वो जॉर्ज एमिल पेलाडे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जॉर्ज एमिल पेलाडे के द्वारा। जॉर्ज एमिल पेलाडे ने इसकी खोज की थी 1950 के अंदर। कब की थी? 1950 के अंदर। 1950 में राइबोसोम की जो खोज की गई थी वो जॉर्ज एमिल पेलाडे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जॉर्ज एमिल पेलाडे के द्वारा की गई थी। एक बात आपको यहां तक समझ में आई होगी। अब साथियों, जॉर्ज एमिल पेलाडे ने तो खोज कर दी, लेकिन इसको राइबोसोम नाम किसने दिया था? ये नाम किसने दिया? ये जो नाम आपको दिखाई दे रहा है ना, ये नाम दिया था रॉबर्ट नाम के व्यक्ति ने। किसने दिया था? रॉबर्ट नाम के व्यक्ति ने।
तो ये बात भी आप ध्यान रखोगे कि राइबोसोम की खोज जॉर्ज एमिल पेलाडे के द्वारा की गई, लेकिन इसको नाम किसके द्वारा दिया गया, तो रॉबर्ट नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। अब हम बात करते हैं साथियों, जो आपका राइबोसोम होता है, राइबोसोम वो दो उप इकाइयों से मिलकर के बना होता है। एक राइबोसोम जो होता है ना, वो दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। अब वो दो उप इकाई कौन कौन सी होती हैं? एक का नाम है साथियों 70S यानी 70S, इसको नाम है, ये मतलब प्रकार मान सकते हो आप राइबोसोम का प्रकार है। और दूसरा है आपका 80S यानी 80S, 70S और 80S। ध्यान रखोगे आप, मैंने क्या बताया कि राइबोसोम जो होता है वो दो उप इकाइयों से मिलकर के बना होता है। और वो दो उप इकाइयां कौन कौन सी होती हैं? एक नंबर आपकी होती है 70S और दूसरी आपकी होती है 80S। अब आपसे पूछा जा सकता है कि 70S प्रकार की जो उप इकाई होती है वो किसके अंदर पाई जाती है? 70S प्रकार की जो उप इकाई है साथियों, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में होती है। और 80S प्रकार की जो उप इकाई होती है वो कौन सी कोशिका में होती है? वो यूकैरियोटिक कोशिका में होती है। कौन सी कोशिका में? यूकैरियोटिक कोशिका में, है ना। 80S प्रकार की जो होती है वो यूकैरियोटिक में, और 80S प्रकार की होती है वो प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक का मतलब जिसके अंदर केंद्रक नहीं होता। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होता उसको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, और जिसके अंदर केंद्रक होता है उसको हम यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका राइबोसोम है उसकी कितनी उप इकाइयां होती हैं? तो दो होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 70S और 80S। 70S कौन सी में पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है। 80S किस में पाई जाती है? तो यूकैरियोटिक में पाई जाती है। अब साथियों ये जो कोशिका, ये जो आपकी उप इकाई हैं, ये जुड़ी भी रहती हैं और ये अलग अलग भी हो सकती हैं। इनका संयोजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब ये आपस में जुड़ भी सकती हैं और नहीं भी जुड़े, कोई जरूरी नहीं है। ये जुड़ी भी रहती हैं और नहीं भी जुड़ी रहती हैं, यानी दोनों ही कंडीशन होती हैं। तो इनका जो संयोजन होता है वो किस बात पर निर्भर करता है? किस बात पर निर्भर करता है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया। अब आप कहोगे सर हमें तो नहीं पता भाई, आप ही बताओ। अगर आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो सभी बात बताओ। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्त, सभी बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन समझना है आपको कि 70S और 80S प्रकार की जो उप इकाइयां हैं ये जुड़ी भी रह सकती हैं और जरूरी नहीं है कि जुड़ी रहें, ये अलग अलग भी हो सकती हैं। तो इनका जो संयोजन है ना वो किस बात के ऊपर निर्भर करता है? तो साथियों इनका जो आपका संयोजन है वो मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों का संयोजन किस बात पर निर्भर करता है? तो दोनों उप इकाइयों का जो संयोजन होता है वो आपका मैग्नीशियम आयन की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। अब आप कहोगे मैग्नीशियम कहां से आ गया? तो साथियों हमारे शरीर के अंदर लोहा भी है, मैग्नीशियम भी है, सोडियम भी है, फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है। हमारे शरीर के अंदर सभी के सभी खनिज तत्व पाए जाते हैं। अगर हमारे शरीर में होंगे तो वो हमारी कोशिका के अंदर भी होंगे, क्योंकि हमारा शरीर एक प्रकार की कोशिका है। तो हमारी कोशिका के अंदर मैग्नीशियम होगा, और उसी मैग्नीशियम आयन की जो सांद्रता है उस सांद्रता के ऊपर निर्भर कौन करता है? इन दोनों उप इकाइयों का संयोजन, है ना। इन दोनों उप इकाइयों का संयोजन निर्भर करता है मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर। अब ये अलग अलग कब होंगे और ये जुड़े हुए कब होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो साथियों अगर हम बात करते हैं ये जुड़े हुए कब होंगे और अलग अलग कब होंगे, इस बात की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है साथियों, ये जो जुड़े हुए होंगे कब होंगे? जुड़े हुए जब इनकी सांद्रता कम होती है, यानी जब सांद्रता क्या है? कम है। सांद्रता कम है तो ये क्या होंगे? 70S और 80S आपस में क्या होंगे? इस प्रकार से जुड़े हुए होंगे, आपस में मिले हुए होंगे। लेकिन इनकी सांद्रता अधिक है। अगर मैग्नीशियम आयन की सांद्रता अधिक है तो अधिक सांद्रता होने पर ये क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। दोनों आपस में नाराज हो जाते हैं जब इनकी सांद्रता क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। जब इनकी सांद्रता अधिक तो ये अलग अलग, जब इनकी सांद्रता कम तो साथियों ये पास पास आ जाते हैं और आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। इस प्रकार से याद रख लो, इनमें आपस में जो प्रेम है, मोह है, प्यार है ना, वो अलग अलग मतलब कम हो जाता है ना दोनों के बीच में, तब तो ये क्या है?
एक दूसरे के लिए तरसते हैं तो फिर ये वापस आते हैं, और जब इनमें वापस ज़्यादा हो जाता है तो ये दूर दूर चले जाते हैं, है ना, लड़ाई करके। किसी प्रकार से आप अपने हिसाब से याद रखो, लेकिन याद रखना ज़रूरी है। मेरा काम बताने का है साथियों। हाँ, याद किस प्रकार से रखो वो मैं बता सकता हूँ, है ना। तो बता दिया मैंने। अधिक अगर आयन की सांद्रता है तो अलग अलग होंगे, और कम अगर इनकी सांद्रता है तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी। यहाँ तक कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? मेरे हिसाब से नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है कोई टेंशन आपको। अब देखिए, अब ये राइबोसोम कार्य क्या करता है, इसका काम क्या है, राइबोसोम कार्य क्या करता है? तो साथियों, राइबोसोम है ना, वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। किसका काम करता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य। अच्छा, प्रोटीन संश्लेषण का मतलब प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। इसीलिए साथियों, इसीलिए इस राइबोसोम का कुछ उपनाम है, राइबोसोम का उपनाम है, वो आपको ध्यान रखना है। राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म, प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म, या फिर इसे ही क्या कहा जाता है, प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री। प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री, प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री। ध्यान रखोगे अच्छे से। यानी ये जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म या फिर प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री बोलते हैं। याद हो गया ना? बिल्कुल हो गया, बिल्कुल बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखो, बात करते हैं हम इससे आगे। एक इंपॉर्टेंट बात आपको नोट में ध्यान रखनी है, एक इंपॉर्टेंट बात आपको नोट में ध्यान रखनी है राइबोसोम से संबंधित। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था। तो जब ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, जब ये प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण का जब ये कार्य करता है, तब क्या होता है? तब कई राइबोसोम, जब प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है तो कई राइबोसोम किसके साथ जुड़ जाते हैं? कई राइबोसोम जुड़ जाते हैं किसके साथ? mRNA के साथ। आरएनए का प्रकार होता है साथियों mRNA। आरएनए कई प्रकार के होते हैं, sRNA, mRNA। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको आरएनए और डीएनए का टॉपिक पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा क्या होते हैं, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन समझ लो एक बार कि जो राइबोसोम होता है, जब ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है तो कई राइबोसोम आपस में किसके साथ मिल जाते हैं? mRNA के साथ मिल जाते हैं, RMA के साथ, mRNA के साथ जुड़ जाते हैं। mRNA के साथ क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं कई राइबोसोम। कब? जब ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं? इस घटना को बोलते हैं साथियों पॉलीराइबोसोम। क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम, या फिर इसे ही हम क्या बोलते हैं? पॉलीसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसोम बोलते हैं, पॉलीसोम बोलते हैं। समझ में आई बात? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि राइबोसोम जब प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है तो उस टाइम कई राइबोसोम आपस में मिलकर के किसके साथ जुड़ जाते हैं? mRNA के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम कहते हैं, या फिर पॉलीसोम कहते हैं। अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, अब आप कहोगे कहां पूछा गया था? तो साथियों जेल वार्डन के अंदर, या फिर जेल प्रहरी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में। क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन था पॉलीसोम क्या है? पॉलीसोम है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दे दिया था राइबोसोम का संयोजन, राइबोसोम का संयोजन। 2 नंबर ऑप्शन दे दिया था राइबोसोम का आरएनए के साथ संयोजन, आरएनए के साथ संयोजन। सी ऑप्शन दे दिया राइबोसोम का mRNA के साथ संयोजन, और डी ऑप्शन दे दिया राइबोसोम का लाइसोसोम के साथ संयोजन। इस प्रकार से आपको दे सकता है, और आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि राइबोसोम का संयोजन। तो आप क्या करोगे? सीधा यही लगा के आ जाओगे। लेकिन ध्यान रखना है पॉलीसोम का मतलब क्या होता है? कई राइबोसोम आपस में मिलकर के किसके साथ मिलते हैं? mRNA के साथ मिलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आपको हिंट दी है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था जेल प्रहरी के अंदर। तो आपको हर प्रकार से तैयार होना है साथियों, हर प्रकार से।
मेरा यही मोटिव है और ये मैं यही चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करो। उम्मीद कर सकता हूं बात आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, बोलिए जोर जोर से बोलना आपको कि राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज एमिल पेलाडे के द्वारा। इसको नाम किसने दिया था? रॉबर्ट नाम के व्यक्ति ने। ये दो उप इकाइयों से मिलकर के बना होता है, एक 70S और दूसरी 80S। 70S जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है और 80S है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। ये दोनों उप इकाइयां आपस में जुड़ी भी रह सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। कहने का मतलब इनकी संयोजन जो है ना, इनका संयोजन वो किस बात पर निर्भर करता है? तो मैग्नीशियम आयन की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। अगर मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कम है तो ये आपस में जुड़ी रहती हैं, अगर मैग्नीशियम आयन की सांद्रता अधिक है तो ये अलग अलग होती हैं। फिर मैंने आपको बताया कि राइबोसोम जो काम करता है वो क्या काम करता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अगर जब ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है या फिर ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, इसीलिए इसको हम प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म या फिर प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री कहते हैं। साथियों, प्रोटीन संश्लेषण जो है ना, प्रोटीन संश्लेषण जब ये प्रोटीन का संश्लेषण जब ये करता है उस टाइम कई राइबोसोम mRNA के साथ मिलकर के मिल जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम बोलते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसकी खोज जॉर्ज एमिल पेलाडे ने 1950 में की थी। रॉबर्ट ने इसको राइबोसोम नाम दिया। यह दो उप इकाइयों से बना होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो 17S प्रकार का और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का होता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री या फिर प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म या फिर कोशिका का इंजन, ये और ध्यान रखना, कोशिका का इंजन भी किसे कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर को चलने के लिए इन प्रोटीन की आवश्यकता है, इसलिए कोशिका का इंजन ही किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, क्योंकि यह प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायक होता है। प्रोटीन संश्लेषण के समय जब कई राइबोसोम mRNA के साथ जुड़ जाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम बोलते हैं। और राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों का जो संयोजन है वो मैग्नीशियम आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अगर सांद्रता कम है तो आपस में जुड़ी रहती हैं और अगर सांद्रता अधिक है तो आपस में क्या हो जाती हैं? पृथक पृथक हो जाती हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक आपको कोई तकलीफ? मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं साथियों नेक्स्ट 6 नंबर गोल्जी काय के बारे में। किसके बारे में? गोल्जी काय के बारे में बात करते हैं। गोल्जी काय क्या है? गोल्जी काय के बारे में बात करते हैं। गोल्जी काय क्या है? देखिए, आपको पता होना चाहिए साथियों कि जो गोल्जी काय है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। सबसे पहले आपको यही बात पता होनी चाहिए कि गोल्जी काय की खोज किसके द्वारा की गई। तो गोल्जी काय की जो खोज की गई थी साथियों वो कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कैमिलो गोल्जी के द्वारा। इसकी खोज जो है ना वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने, है ना, कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, लेकिन किसके अंदर की थी? तो ध्यान रखना, उल्लू की जो तंत्रिका कोशिका होती है, उल्लू की जो तंत्रिका कोशिका होती है, उसी उल्लू की तंत्रिका कोशिका में किसकी खोज की गई थी? इससे गोल्जी काय की खोज की गई थी कैमिलो गोल्जी के द्वारा। रहेगी ना बात याद? बिल्कुल। अब एक दोस्तों व्यक्ति आया जिसका नाम था बेकर। बेकर नाम का बेकार व्यक्ति मान सकते हो भाई, जिन्होंने हमारे लिए समस्या पैदा कर दी। तो इन्होंने क्या समस्या पैदा की? इन्होंने इस गोल्जी काय का दूसरा नाम दे दिया, गोल्जी काय को दूसरा नाम दे दिया। और वो नाम क्या था? वो नाम था साथियों लिपोकॉन्ड्रिया। क्या नाम था? लिपोकॉन्ड्रिया। लिपोकॉन्ड्रिया। मैंने क्या बताया कि गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की थी, लेकिन गोल्जी काय को बेकर ने क्या नाम दे दिया? लिपोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया। इनको ये नाम पसंद नहीं आया गोल्जी काय, इसलिए इन बेकर ने क्या नाम दे दिया? इसको लिपोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया। फिर साथियों एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि यदि ये गोल्जी काय पादप कोशिका में हो तो इसको हम गोल्जी काय के नाम से नहीं जानते। अगर यही गोल्जी काय पादप कोशिका में हो तो इसको हम गोल्जी काय के नाम से नहीं जानते, तो फिर इसको किस नाम से जानते हैं? तो भी साथियों ध्यान रखना कि यदि ये पादप कोशिका में है तो गोल्जी काय को हम बोलते हैं डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम बोलते हैं। अब 2-3 बातें मैंने आपको बता दी। अगर ये पादप कोशिका में है तो इसे हम गोल्जी काय न बोल करके डिक्टियोसोम बोलेंगे।
अगर ये जंतु कोशिका में है तो इसको हम गोल्जी काय या फिर गोल्जी बॉडी भी इसको बोल सकते हैं। खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी उल्लू की तंत्रिका कोशिका में, बेकर ने इसको लिपोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। अब साथियों ये क्या करता है, जो मतलब पदार्थ होते हैं जैसे प्रोटीन हो गया, है ना, जितने भी पदार्थ होते हैं, विटामिन हो गया, इनका श्रावण करने का काम करता है। ये क्या करता है, श्रावण करने का काम करता है। जैसे हमारा मतलब हार्मोन स्रावित करना हो गया, तो वो सभी का सभी कार्य किसका होता है, इस गोल्जी काय का होता है। तो ये गोल्जी काय क्या करता है, श्रावण करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्रावी अंगक भी बोलते हैं। इसे कोशिका का स्रावी अंगक भी कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखोगे, इसे कोशिका का स्रावी अंगक भी कहा जाता है। यहां तक बात आपको क्लियर? बिल्कुल। अब आगे आपको ध्यान रखना है कि ये जो गोल्जी काय होता है, गोल्जी काय में दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। एक संरचना कितनी होती है, दो संरचना, इसके अंदर दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। एक संरचना का नाम आपको ध्यान रखना है साथियों, एक संरचना का नाम है सिस्टर्नी संरचना। क्या नाम है, सिस्टर्नी संरचना। और दूसरी का नाम है वेसिकल, दूसरी का क्या नाम है, वेसिकल। एक संरचना का नाम सिस्टर्नी, दूसरी संरचना का नाम है आपका वेसिकल। दोनों के बारे में आपको समझना है। सिस्टर्नी जो होती है वो नलिकाकार संरचना होती है, नलिकाकार संरचना। और ये जो वेसिकल आपकी जो होती है, वेसिकल, वो आपकी थैलीनुमा संरचना होती है। कैसी होती है, थैलीनुमा संरचना, ये आपकी थैलीनुमा संरचना होती है। तो मैंने आपको ये बताया साथियों कि गोल्जी काय के अंदर दो संरचनाएं पाई जाती हैं, एक को कहा जाता है सिस्टर्नी, दूसरी को कहा जाता है वेसिकल। सिस्टर्नी जो है वो एक प्रकार की नलिकाकार संरचना है, और वेसिकल जो है वो है एक प्रकार की थैलीनुमा संरचना है। दोनों बात आप ध्यान रखेंगे, कोई तकलीफ कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो गोल्जी काय होता है ये किसका बना होता है, गोल्जी काय बना किसका होता है। तो जो गोल्जी काय होता है, गोल्जी काय जो होता है वो आपका साथियों बना होता है प्रोटीन और लिपिड का। किसका, प्रोटीन और लिपिड का, प्रोटीन व लिपिड का बना होता है। प्रोटीन और लिपिड से ये बना होता है आपका गोल्जी काय, जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये जो आपका गोल्जी काय होता है, गोल्जी काय जो होता है ये आपका किसके अंदर नहीं पाया जाता। तो साथियों गोल्जी काय जो होता है वो आपका माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता। किसके अंदर, माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता, जिसको हम सबसे छोटी कोशिका बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता, जीवाणु में नहीं पाया जाता, है ना। जीवाणु के अलावा हम अगर बात करते हैं नील हरित शैवाल की बात करते हैं, नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता। इसके साथ साथ कवक में ये अनुपस्थित होता है, कवक में नहीं पाया जाता। ब्रायोफाइटा के जो संघ के जो ब्रायोफाइटा संघ के जो मतलब सदस्य होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें नहीं पाया जाता। आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता, है ना। और आपके जो परिपक्व शुक्राणु होते हैं, परिपक्व जो शुक्राणु होते हैं उनके अंदर भी गोल्जी काय नहीं पाया जाता। तो ये परिपक्व शुक्राणु वाला क्वेश्चन पूछा गया कि परिपक्व शुक्राणु में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, तो आपका गोल्जी काय अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। तो इनके अंदर क्या होता है, गोल्जी काय अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित। गोल्जी काय क्या होता है, अनुपस्थित। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूं यहां तक बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देता हूं। देखिए, गोल्जी काय की जो खोज है वो कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की थी, जो मैं आपको बता चुका हूं, समझ में भी आपको आया होगा। बेकर ने गोल्जी काय को लिपोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, और पादप कोशिका में गोल्जी काय को डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, डिक्टियोसोम के नाम से। इसे कोशिका का स्रावी अंगक भी कहा जाता है। और इसको स्रावी अंगक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, श्रावण करने का काम करता है। जैसे हार्मोन का श्रावण कर दिया, पदार्थों का श्रावण कर दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्रावी अंगक बोलते हैं कोशिका का। गोल्जी काय में मुख्यतः सिस्टर्नी और वेसिकल संरचनाएं पाई जाती हैं। सिस्टर्नी संरचना नलिकाकार संरचना होती है, और वेसिकल संरचना आपकी छोटी थैलीनुमा संरचना होती है। गोल्जी काय लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर आपका बना होता है गोल्जी काय। और माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, नील हरित शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, आरबीसी और परिपक्व शुक्राणुओं में क्या होता है, अनुपस्थित होता है आपका कौन, गोल्जी काय।
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद कर सकता हूँ। तो आज मैंने आपको करवाए 3 टॉपिक। आज मैंने आपको 3 टॉपिक करवाया। पहला टॉपिक आज मैंने आपको करवाया लाइसोसोम, दूसरा मैंने आपको राइबोसोम करवाया और तीसरा मैंने आपको करवाया गोल्जी काई। अब हमारे 2-3 और बच्चे हैं, जैसे गोल्जी काई के कार्य भी हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम सूक्ष्म काय पढ़ेंगे, है ना, सेंट्रीसोम पढ़ेंगे, सेंट्रियोल पढ़ेंगे, उसके बाद केंद्रक पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा कोशिका का टॉपिक कंप्लीट, उसके बाद हम उत्तक पढ़ेंगे। तो टाइम थोड़ा जरूर लग सकता है साथियों, है ना, थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन आपको बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा। विश्वास कीजिए, आपका एग्जाम जब आएगा तो मैं आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगा। अब बात आती है कि आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम है, ग्रुप डी के एग्जाम तक मैं आपको करवा दूंगा, है ना। राजस्थान लेवल के अगर एग्जाम की बात करते हैं, राजस्थान लेवल के जितने भी एग्जाम होंगे अभी जो आएंगे आपके आगे, तब तक मैं आपको साइंस कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि अभी आपके एग्जाम होने वाले नहीं है। एग्जाम अभी आपके नहीं होने वाले हैं, टाइम लगेगा एग्जाम में, तब तक आपको बिल्कुल अंगुलियों के ऊपर याद करवा दूंगा मैं साइंस, गारंटी है मेरी। एक बार दिल में बहुत कुछ है साथियों, बोलने को और पढ़ाने को, करने को बहुत कुछ है, बस थोड़ा सा सपोर्ट आपका चाहिए। अगर आपका सपोर्ट मिल गया ना, तो फिर देखना इस डिजिटल दुनिया में क्रांति ला देंगे। घर बैठे आपको फ्री में, आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन अब आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है साथियों, है ना। विश्वास करके देखो एक बार। चलिए, अगर मेरी बात बुरी लगी है तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन कभी कभार बोल जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं साथियों, आपका ही भाई हूँ, बड़ा भाई, थोड़ा सा इस बात को सुन लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को शेयर करके जाना, लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।